त्यांचं पूर्ण टीम टाकते, परंतु त्यांचं योगदान जास्त आहे आणि IPC CRPC मध्ये त्यांचं नॉलेज चांगलं आहे. अनेक ऑफिसरांच्या अगेन्स्टमध्ये त्यांनी कंप्लेंट फाईल केलेल्या आहेत, काही चालू आहेत, काही कोर्टामध्ये आहेत. तर मी त्यांना विनंती करतो, तुम्हाला जे प्रोव्हिजन आहे ते काय असेल 166, 167, 217, 18 वगैरे त्याबद्दल अजून चांगली माहिती किंवा RTI मध्ये एखाद्या सेक्शन मध्ये चांगली माहिती तुम्हाला देऊ शकतील. तर सर्वांना विनंती करतो की त्यांचं टाळ्यांच्या स्वागत करावं आणि तुम्हाला एक्सप्लेनेशन काय आहे ते वाटल्यास पहिला बोल आहे या बाबतीत आणि मग त्या पद्धतीने तुम्हाला ते काय करतील माहिती देतील. नमस्कार. पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ सब क्यों आए हैं पता है, क्योंकि हमको हमारे खुद के पब्लिक सर्वेंट से डर है. आज हम पाकिस्तान या चाइना से नहीं डरते हैं, मगर हमको आज सबसे ज्यादा जो डर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स है, हमारे जो करप्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके डर से हम आज यहाँ आए हुए हैं. इसलिए हमारा जो खरा दुश्मन है वो करप्ट IAS है, वो करप्ट IPS है, करप्ट जुडिशियल ऑफिसर है और करप्ट पब्लिक सर्वेंट है. सभी लोग करप्ट नहीं है, 10 से 15% ही करप्ट है और 80% या 15 लोगों को 15% को डरते हैं. और इस माध्यम से हम जो 80% ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं और जो 15 से 20% जो चोर है उनको जेल में डालने के लिए हम यहाँ बैठे हैं. यही हमारा मकसद है. अब ये हमारी पब्लिक सर्वेंट्स की कॉन्स्पिरेसी में आपको बताना चाहता हूँ. हमको पता चलना चाहिए कि हमारे पे क्या किया जाता है, हमको कैसे बर्बाद करने की ये कॉन्स्पिरेसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की कैसी हो रही सभी की नहीं. उनमें से कुछ जो है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये तय किया है कि ये 50 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, 100 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, मॉल्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स करेंगे, पर आपको स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे, हॉस्पिटल्स नहीं देंगे, गार्डन नहीं देंगे, पार्क नहीं देंगे, ओल्ड एज होम्स नहीं देंगे और इस तरह से आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे. आपको अगर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे तो आप 20 साल में काम करोगे, ये आपको स्त्री वाला, ड्राइवर वाला, इसके वाला ऐसे कामों में लगा देंगे. 50 साल में आप बूढ़े हो जाएंगे और आप मरना है, आपको हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलेगा. आपने अगर देखा है कि हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर्स कहाँ जाते हैं, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं जाते. तो हमारा एक डिमांड ये रहेगा कि पब्लिक सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजना है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में अपने इलाज करना है ताकि सभी को इसका फायदा हो. अब मैं हमारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की तरफ आता हूँ. हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया है, हर जगह में एक पब्लिक अथॉरिटी देती है. हमारा मुंबई में कौन है, SRA पब्लिक अथॉरिटी है, प्लानिंग अथॉरिटी है, BMC प्लानिंग अथॉरिटी है, MMIJ प्लानिंग अथॉरिटी है. तो हमको बेवकूफ बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चाल है. इसलिए क्यों आप अगर कहीं भी जाओगे तो BMC बोलेंगे भाई कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर बोलेगा भाई SRA के पास जाओ. आप कंप्लेंट किसके पास करोगे? आप रास्ते के बारे में MMID है, MSRTC है, BMC है और अभी कुछ MRDI ने चालू किया है. अरे क्यों बेवकूफ बनाते हो? एक अथॉरिटी रखो. या आपने अगर हजारों अथॉरिटी रखे हैं तो एक ही अथॉरिटी के पास कंप्लेंट होना चाहिए और वो अथॉरिटी उसकी सुविधा देंगे और उसको निपटारा करेंगे. ये कानून लाओ. आप दुनिया को हमको बेवकूफ बनाने के लिए ये मल्टीपल अथॉरिटीज किए हैं ताकि लास्ट में इलीगल कंस्ट्रक्शन को कोई हाथ न लगाएगा. अब मेरे बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, BMC ने नोटिस दिया तो बता कलेक्टर की जगह है, कलेक्टर आता नहीं है. इस तरह से हमको बेवकूफ बनाया जाता है ताकि हर इलीगल एक्टिविटीज को कैसे बचाया जाए. इसका एक नमूना है हमारे गवर्नमेंट का, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का और हम उसका पूरी तरह से जोर से हमको अपोज करेंगे और उसके लिए आप सभी लोगों का हमको जरूरत है. आप हमको साथ दोगे? हम गवर्नमेंट के ऐसे मल्टीपल प्लानिंग अथॉरिटीज और करप्ट लोगों को बचाने के जो प्रयास है उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे. अब मैं आता हूं कि हमारे दूसरे गवर्नमेंट ने क्या किया है. 2016 में अगर आपको किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोर्ट में जाना है तो उसको सैंक्शन की जरूरत नहीं थी. अंडर PC एक्ट थी पर IPC में नहीं थी. मगर ये चोरों को, डकैतों को, देश को बर्बाद करने वाले को, देशद्रोहियों को बचाने के लिए उन्होंने 156(3) और 190 में सैंक्शन का प्रोविजन लाया 2016 में. ये तो हमारे
हमारे ब्रिटिशर्स भी नहीं किए थे और हमारे मुगल जमाने में भी नहीं थे। ऐसी गंदी हरकतें हमारे गवर्नमेंट ने की है, हमारे पब्लिक सर्वेंट्स ने की है, तो आज आपको ये सैंक्शन के नाम पे आपको प्रोसिक्यूशन करने को कोई भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आपके दिमाग में 3 महीने के जो सड़ने के बाद आपकी हिम्मत कम हो जाती है, आपका जब गर्म खून है वो कम हो जाता है और आप प्रोसिक्यूशन में नहीं जाते, आप बोलते जाने दो भाई, क्यों करना है। तो ये एक तरीका है कि गर्म आदमी को पहले 3 महीने में ठंडा कर दो और पब्लिक सर्वेंट को चोरी करने के लिए मजबूर और भी प्रोत्साहन करो। तो हमको ये बनकर मेरे खुर्दे साहब से विनती है कि मैं आपको मेरे नाम से मैं तैयार करने के लिए तैयार हूँ। अब वी विल चैलेंज दिस अथॉरिटी बिटवीन जो सैंक्शन आता है वो बेसिक सीआरपीसी के सेक्शन 154, सेक्शन 157 को ऑपोज करता है, वायलेट करता है, क्योंकि एफआईआर का मतलब ये होता है कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करो और एविडेंस कलेक्ट करो। ये 3 महीने का सैंक्शन पीरियड लेके आपका एविडेंस को नष्ट करने के लिए, आप विटनेस है तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए एक टाइम किया जाता है। इसके लिए हमको पूरी तरह से इसके अगेंस्ट जाना है और विनती है कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ आके हमारा नॉलेज दे तो अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा आपको एनर्जी भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतना लिटिगेशन है मैं नहीं पूरा पढ़ सकता हूँ। मेरे पास 10 लिटिगेशन पेयर पड़े हुए हैं और पैसे के खातिर मेरे एडवोकेट्स फ्री में काम करते हैं, मगर फिर भी मुझे फाइलिंग का खर्चा रहता है, जेरॉक्सिंग का खर्चा रहता है, आने जाने का खर्चा रहता है, लोगों को मिलने का खर्चा रहता है। तो आप लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि यहाँ आके आप देश की भलाई कर रहे हैं तो नहीं कर रहे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप लोगों को अगर देश को भला करना है तो टाइम के साथ एनर्जी भी देना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा और उसके साथ में अपने हिसाब से कुछ डोनेशंस भी देना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए, खाली लेने से देश नहीं बढ़ सकता। और हमारे यहाँ पब्लिक सर्वेंट की एक गलत टेंडेंसी हो चुकी है कि कानून एक है मगर सर्कुलर अलग निकलता है। अभी कानून के जैसे मेरा अभी मेयर का भी नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पे कि रास्ते पे फुटपाथ पे आप देखते हो फ्लावर बेड्स बनाए हुए हैं, आपने देखा है जो ट्रैफिक आए हैं उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनाए, कानून में इसकी क्षमता भी नहीं है, मगर हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर इसको सर्कुलर इशू करते हैं। इसलिए मैंने उनके ऊपर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में 2 एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पे कंप्लेंट की है और आपको खुशी से यह बताना चाहता हूँ कि इस दबाव में डीएमसी जोन 1 ने इलीगल स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का आदेश दिया है, which is a record। म्युनिसिपैलिटी ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने की भी आदेश हो चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम संगठित हैं, हमको कानून का नॉलेज है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप अगर ये सोचोगे कि मैं सामने वाले को मारूंगा तो मुझे खलास भी नहीं आनी चाहिए, तो आप लड़ने के लिए बताओ। मेरे पे 8 एट्रोसिटी केसेस है, मैं काफी बार जेल में जा चुका हूँ, मेरे पे डिफेमेशन केसेस है, यहाँ तक कि इंदौर में है, पूना में है, मगर लड़ने की अगर ताकत हो तो पूरे साथ जैसे बड़े मेरे काफी एडवोकेट्स फ्री काम करते हैं, उसकी हमको नेचर हमको हेल्प करता है, मगर हमारी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, हमारे भी हिम्मत होनी चाहिए कि हम इस देश के लिए जरूर लड़ेंगे। तो पहली बात यह है कि डरो मत, दूसरी बात यह है कि नॉलेज ले लो, तीसरी बात यह है कि जब आप सही काम करोगे तो नेचर आपके साथ किसी भी तरह से आता है, आपको मदद करता ही है। तो आप डरिए मत कि मेरे पीछे कोई नहीं, आप अकेला ही मशाल चलाओगे और दुनिया आपके साथ चलेगी, दुनिया फिर आपको मेरे हर लेटर में एक छोटा सा फ्रेज रहता है कि द वर्ल्ड इज वर्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड पर्संस बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पर्सन। जहाँ तो हम बैठे हैं ये हम सब अच्छे हैं मगर निकल में हैं, हम खाली यहाँ आके बैठेंगे, घर पे जाने के बाद भी बोलेंगे अरे यार तू क्या कर रहा है, पागल है क्या, मर जाएगा। अरे एक बार मरोगे यार, 100 बार तो नहीं मरोगे, अभी तक तुम्हें 50 बार मरना चाहिए था। जिस हिसाब से कम से कम 13 IPS पे केस हुआ, 10 IAS पे केस हुआ, 40,000 करोड़ का फंड ओपन किया और 3 लाख, मेरे को 10 बार मरना चाहिए। मरना तो एक बार है और वो भी तय हो चुके, आप कैसे मरने वाले हो, तो क्यों मरने से डरते हो। जिस दिन आप अपने मरने के डरने से बंद हो जाओगे उस दिन दुनिया आपसे डरेगी। और ध्यान रखिए कि आपको कुत्ते की मौत मरना है या शेर की मौत मरना है, ये आपको सोचना है। और हम तो शेर की मौत ही मरेंगे, अब कुत्ते की मौत। अभी आपको मैं आपकी एक हक की बात बताता हूँ कि आज आप किसी भी पुलिस ऑफिसर, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जाते हो तो आप काफी डरे हुए हैं, आपकी छाती की धड़कन, अगर अपने गर्लफ्रेंड को लेने के लिए
छाती की धड़कन जो है इससे ज्यादा इनके पास बढ़ती है। आपके पैर थरथर आते हैं, भाई उसके पास कैसा जाऊँ, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, मेरे को क्या बोलेगा। आपको दिल में एक ही रखना है कि आप अपने नौकर से बात कर रहे हो। आप किससे बात कर रहे हो? नौकर से। आप जब पब्लिक सर्वेंट के पास जाते हो तो आप किससे बात करते हो? आप कौन हो? मालिक हो। आप टैक्स भरते हो तो आपके पगार, उनके पगार जो है आपके टैक्स से निकलता है। तो इसके आगे आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास जाओगे तो किस हिसाब से जाओगे? मालिक समझ के जाओगे, नौकर नहीं। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईआरएस हो, वो आपके नौकर है। मगर आपको नॉलेज कम होने की वजह से, आपको कानून की जानकारी कम होने से आपको डर लगता है। जिस दिन आपको एक कानून की बात महसूस हो जाएगी, आपको पता चलेगा, तो आपका नौकर आपसे डरेगा। मेरी होटल है, अगर मेरे होटल में मैं मेरे नौकर से डर के होटल चला सकता हूँ क्या? आज देश की यही हालत हो चुकी है कि मालिक हमारे आईएएस आईपीएस से डरते हैं, और इसलिए ये देश की हालत हो चुकी है। इसलिए मैं हर मालिक से निवेदन करता हूँ कि अपने नौकर को औकात में रखने के लिए आपको कानून पढ़ना पड़ेगा, आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड समझना पड़ेगा। और इसी तरह से हम हमारे जो करप्ट ऑफिसर्स है उनको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। क्या आप आज के बाद आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट की पूरी तरह से स्टडी करोगे? अगर आप ये करोगे तो आपके सामने किसी भी पब्लिक सर्वेंट की बात करने की हिम्मत नहीं होगी, आपके नजरों में नजर डालने की हिम्मत नहीं होगी। भाई कोई भी आईएएस हो, कोई भी आईपीएस हो, उसकी नजर में नजर डाल के बात करता हूँ, उनकी नजर झुक जाती है, क्योंकि उनको पता है कि कानून में भी स्ट्रांग है, ये ऑनेस्ट है, एक पैसा कभी किसी से दिया नहीं और किसी से डरता नहीं। ये तीन क्वालिटी आप में रखो, देश को सुधरना ही है, उसको कोई भी चाहना नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब इसके आगे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, किसी से भी नहीं डरोगे। क्या करोगे? आंखों में आंखें डाल के रखना, जैसे आप अपने मासूमिया के पास देखने की कोशिश करते हो, आप पब्लिक सर्वेंट के आंखों में डालेंगे और उनको घबराएंगे। आप जाने के बाद उनकी छाती की धड़कन धार 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 हो रही है, अभी उनको क्या होने वाला है, ये मेरे वजह से मैं जब चाहता हूँ सामने वाले की पोजीशन होती है। और मैं चाहता हूँ मैं अकेला इस दुनिया को नहीं बंदी कर सकता हूँ, मैं मुंबई को नहीं बंदी कर सकता हूँ, मगर आप जैसे मुझे सिर्फ मुंबई में 200 लोग मेरे साथ काम करेंगे। मैं मुंबई को आपको 5 साल के अंदर पूरी तरह से अच्छी करके बताऊंगा। और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो नीचे के सब इंस्पेक्टर या मोती या प्योन नहीं रहेंगे। हमारे टारगेट अगर रहेंगे तो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो करप्ट है, जो इलीगल काम करते हैं, जो नीचे लोगों को ऑनर ऑर्डर्स देते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, वो हमारे टारगेट होंगे। इसके आगे हमारा कौन होगा टारगेट? आईएएस और आईपीएस जो गलत काम करने के लिए नीचे के लोगों को मजबूर करते हैं, जो ऑनर ऑर्डर्स देते हैं, जो कानून के खिलाफ सर्कुलर्स पास करते हैं, उसी को हम टारगेट करेंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं सुधरेंगे, ये दुनिया कभी सुधरेगी नहीं, हमारी मुंबई कभी सुधरेगी नहीं। आप जितने भी चाहे कुछ भी करो, तो इसके आगे हमारा टारगेट रहेगा ब्यूरोक्रेट्स और नीचे के लोग नहीं। हम नीचे के लोगों के साथ समाधान करेंगे, उनको पूछेंगे उनकी तकलीफ क्या है, और उनके तकलीफ के हिसाब से हम आईएएस और आईपीएस के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनको पहले मिलेंगे, बताएंगे कि आप गलत काम कर रहे हो, इसके आगे करोगे तो आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। इसके आगे आप किसको टारगेट करोगे? आईएएस और आईपीएस जो गलत काम करते हैं। उसी तरह जो आईएएस और आईपीएस जो अच्छे काम करते हैं, जिसने अच्छा काम किया उसकी तरफ पीछे रहना हमारा फर्ज है, क्योंकि उनको खिलाफ एक्शन लेते हैं, तब हम उनके पीछे रहेंगे, हम उनके बाजू में आवाज उठाएंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ऑनेस्ट आईएएस और आईपीएस को बचाएंगे। हमारा काम दो है कि करप्ट लोगों को मारना और अच्छे लोगों को संभालना। सिर्फ हर पब्लिक सर्वेंट के पास वो चोर है, वो गद्दार है, ऐसा मत देखिए। कुछ गद्दार है, उसकी वजह से सब लोगों को हम समझते हैं। तो इसके आगे हमारा टारगेट कौन है? मैं ये 50 बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप नींद में भी बोलेंगे, इसके आगे हम करप्ट आईएएस आईपीएस के खिलाफ आवाज। अभी आपको सबसे ज्यादा अच्छा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ये आपका हक है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने से ऊपर में से भगवान भी आए तो भी नहीं रोक सकता है। इसलिए क्योंकि आईपीसी में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट का ऑफेंस नहीं, और ये आपका अधिकार है कि पब्लिक सर्वेंट ऐसा काम करता है तो उसका नमूना आपके पास रहना, उसका एक्सपीरियंस आपके पास रहना, या उसके खिलाफ एविडेंस क्रिएट करना, ये आपका क्या है? अधिकार है। आपको अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने बोला यू गेट आउट,
तो बोलने का अरे भाई तू कौन है, तू तो मेरा नौकर है, मेरे टैक्स पैसे से चल रहा है, तू मुझे गेट आउट कैसे बोलता है। ये मैंने एक टॉप मोस्ट डीजी ऑफ मुंबई का बोला, अभी ये 15 दिन पहले की बात है, उनके ऑफिस में जाके बोला कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तू मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है, और मैंने आरटीआई डाला, उसको भी प्रोसिक्यूट भी करना। तो ये हिम्मत अगर हमारे में होगी तो कोई बोलेगा नहीं तू मेरे पास कैसा आया। दूसरी बात, मेरे अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अगला लिख जाता है। अभी आपको पता है कि आपने कुछ गलत काम किया, कोई ऑफिस में गया तो क्या करते हैं, वो 353 का बोर्ड दिखाते हैं, अरे भाई मैं तुमको जेल में डालूंगा। अब ये मौका आया है कि हमारे नौकर मालिक को डराते हैं कि मैंने काम बराबर नहीं किया क्योंकि तू मुझे नहीं पूछ सकता है। तो इससे बड़ा गंदा दिन हमको जिंदगी में क्या देखना है। तो हम मालिक लोगों ने अब ये किया, मेरे सर्कुलर्स बैनर्स भी बनाए, मैं आपको भेज देता हूँ कि हर ऑफिस के बाहर सिटीजन चार्टर्स का डिमांड लगना चाहिए, और उसमें से कुछ नमूने मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। रेगुलेशन 10 ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, पूरा बड़ा नाम है, पूरा मैं डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट 2005 की बात कर रहा हूँ। उसमें कोई भी फाइल किसी भी पब्लिक सर्वेंट के टेबल पे 7 दिन से ऊपर, आपके पास क्या होता है, 2-2 महीना पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो आपको ये पूछना है कि आप उनसे कानून के तरीके से आपने फाइल 7 दिन से ऊपर रखा है, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको हिम्मत होनी चाहिए। और वो हिम्मत कब होगी, जब आपको कानून मालूम होगा। इसलिए ये लिखिए रेगुलेशन 10 ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट। मैं जो सेक्शन बोलता हूँ उसको नोट कीजिए ताकि आपको हर चीज दिमाग में नहीं बैठ सकता है। रेगुलेशन 10 उसी तरह से और डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट 2005 उसी तरह से, जैसे कि अभी आपने देव साहब ने बताया कि आपको कंप्लेंट किसके पास करना है। अभी आईएएस के खिलाफ कंप्लेंट करना है, आपको पता नहीं किसके खिलाफ करना है, आईपीएस के करना है, आपको पता नहीं, तो लिखिए रेगुलेशन 9 सबसेक्शन 2, रेगुलेशन 9 सबसेक्शन 2। उसमें यह है कि आपके ऊपर जो एक्शन लेने वाले 3 अथॉरिटीज है उसके बोर्ड हमको बात चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि हमको आपके खिलाफ कंप्लेंट करना है तो मुझे किसके पास जाना है, वो हमको हर सिटीजन को पता होना चाहिए कि कंप्लेंट कहाँ करना चाहिए, जो कि किसी को पता नहीं है और ये हमसे छुपाना चाहते हैं। यहाँ तक कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने उसके वहां से बोर्ड हटा दिया, 3 से 5 सोमवार को शुक्रवार को मिल सकते हैं, मैंने उसको बताया तो बोर्ड हटा दिया। अब उसके खिलाफ हमने वीडियो भी डाला है, आपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखा होगा कि हमने डाला है। त्याच्यानंतर उसके बाद आप जब कंप्लेंट फाइल करते हो, अगर आप पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल करते हो तो लिखिए GR डेटेड 17/6/2016 17/6/2016 महाराष्ट्राचं GR आहे की पर्टिक्युलर इन अ पर्टिक्युलर फॉर्मॅट वो कंप्लेंट को उनको रजिस्टर मेंटेन करना है ताकि उसकी मूवमेंट पता चलता है, किसके पास पता है पड़ा है पता चलता है। और उसमें ऐसा लिखा है कि डीसीपी जो एसीपी को डायरेक्ट करेंगे कि 21 दिन के अंदर वो कंप्लेनेंट को बुला के उनका समाधान करेंगे। ऐसा कभी भी होता है नहीं। तो इसके आगे आप 17/6/2016 पुलिस के खिलाफ वापरोगे तो आप 17/6/2016 का सर्कुलर वापरोगे, इसके आगे एक भी बार भूलोगे नहीं। तो 17/6/2016 से क्या होगा, आपकी कंप्लेंट उनको कैसी करनी है, आपको एसीपी ने बुलाया है क्या नहीं, क्यों नहीं बुलाया, इसके बारे में आप आगे का प्रोविजन उसको वापस सकते। अब अगर आप म्युनिसिपैलिटी में जाते हो या कोई अदर डिपार्टमेंट में, पुलिस छोड़ के बाकी कोई डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपको सर्कुलर लगता है 18/1/2013। उसी में भी ऐसा ही रजिस्टर होता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना पुलिस ये रजिस्टर मेंटेन करती है ना कोई पब्लिक अथॉरिटी मेंटेन करती है। तो आपको हर इंसान को 18/1/2013 और 17/6 ये दो के हिसाब से आपको कंप्लेंट फाइल करने के बाद आरटीआई डालने का
कि हमको ये रजिस्टर की कॉपी चाहिए जिसमें मेरे आपने एंट्री की है, मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए करके आरटीआई फाइल। अब आरटीआई फाइल करने के बाद आपको तो 1 महीने के बाद पता चलेगा कि वो देते हैं नहीं देते। तो हमारे यहाँ एक GR है 26/11/2018 26/11/2018 का GR है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि हर सोमवार को 3 से 5 26/11/2018 GR लिख लीजिए। ये सब है जो है ये राम वाक्य है, ये इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता, सबकी नजर आपके सामने छूट जाएगी। 26/11/2018 का जो GR है वो कहता है कि हर सोमवार को विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, क्या बोले आप? नहीं तो बोलेंगे आप टाइम पूछा नहीं, हम लोग नहीं है, हम लोग ये है, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आई रिक्वेस्ट, नहीं तो मेरा बंद हो जाएगा, नहीं करेगा। 26/11/2018 ये GR के हिसाब से हर एम्प्लॉय को वहां रहना ही है। वो ये नहीं बोल सकता है कि मैं वहां गया, मैं यहाँ गया, कोई भी नहीं है। तो इतना अच्छा कानून है जो हमसे छुपाया जाता है। ये सब जो है उन्होंने बाहर बोर्ड लगाना पड़ता है देने के बाद, मगर ये हमसे छुपाया जाता है। और इसीलिए 26 का ये सब आपको मेरे वेबसाइट कमलाकर.com इसमें सब भी मेरे फॉर्मेट्स भी है, कैसा आर्ग्यू करने का फॉर्मेट से, आइडिया में आर्ग्यूमेंट का फॉर्मेट से, एप्लीकेशन करने का फॉर्मेट से, प्रोसिक्यूशन का फॉर्मेट से, सब आपको मैंने मुंह तक ला के रखा है। अब कम से कम आप आपके दांत सही सलामत रख के खाना तो खाओ, इतनी तो हमने मेहरबानी करो और ये भारत देश में मेहरबानी करो। फिर आप अगर किसी भी ऑफिस में जाते हो तो 23/11/2016 GR 23/11/2016 ये GR के हिसाब से आप किसी भी ऑफिस में जाते हो तो उस ऑफिस में जाके पूछ सकते हो कि मुझे सजेशन फॉर्म चाहिए कि मेरा यहाँ आने के बाद 23/11/2016 या GR प्रमाणे इस GR के माध्यम से आप उनके पास सजेशन फॉर्म पूछ सकते हैं एंड यू कैन अपना एक्सपीरियंस उधर रिकॉर्ड कर सकते हैं। 3 महीने में हर सजेशन फॉर्म के खोलेंगे और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया ये दिखाएंगे। तो ये भी एक प्रेशराइजिंग प्रैक्टिस है कि पब्लिक सर्वेंट अपना काम सही करे। GR नंबर बोलिए बोलिए, उसमें आप क्या पूछोगे? सजेशन फॉर्म। एक्सपीरियंस में आप सजेशन फॉर्म पूछेंगे, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस लिखोगे। ये सब इतना आपके पास सबूत है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अरे आवाज किधर है? आप अभी लड़ने के लिए तैयार, तलवार मिल गए आपको? अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं। तो अभी नागपुर सिटी का एक वीडियो है और मेरे वेबसाइट पे भी है और आपको मिल जाएगा। उसने कहा है कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में जाके भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर गुमनाम नहीं होता है। आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया? आपकी हिम्मत बढ़ गई? आप पूरी तरह से ये देशद्रोही के साथ लड़ोगे? अभी उनका सर्कुलर भी है और दूसरी बात बॉम्बे हाई कोर्ट और नागपुर बेंच ने भी कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट एन ऑफेंस। मगर वीडियो निकालने के लिए 2 चीज ध्यान रखिए कि आप कोई लेडीज को पर्सनल कैमरा फोकस मत हमसे को भी भाई क्या बोलता है सुनो, फोकस मत कीजिए। आप मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लेडी की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो मीटिंग का वीडियो में दिखना चाहिए, उसका खाली थोड़ा नहीं दिखना चाहिए। ये प्रिकॉशंस लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर क्या होगा मैं बोलने की जरूरत। अभी आपका FIR नहीं होता है तो आप बोलते हैं यार पुलिस तो कुछ करती है, फिर आप घर पे जाके सो जाते हो, गालियां देते हो, खुद को जला देते हो। अब आपको जलना नहीं है, अब जो गलत आदमी है वो जल के मर। उसका तरीका क्या है कि जब आप पुलिस में कंप्लेंट करते हो तो दैट कंप्लेंट बिकम्स एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1। आप लिख लीजिए CRPC सेक्शन 154 सबसेक्शन 1। तो
आप जो एप्लीकेशन करते हो वो सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 के तहत एप्लीकेशन करते हो और उसमें ये तय है कि आपके एप्लीकेशन में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो उसके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं करके एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। मैंने क्या बोला? आपके एप्लीकेशन में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है तो पुलिस आपको क्वेश्चन नहीं कर सकती है और वो गलत भी है, आपने कंप्लेंट गलत भी दिया है, वो इन्वेस्टिगेशन में और जब पता चलेगा तभी आपके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। मगर आज के तारीख में वो आपको नहीं बोल सकते हैं कि हम एफआईआर रजिस्टर आवाज 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने के लिए ना नहीं बोल सकती है। अभी हमारे पुलिस कैसे काम करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? सेक्शन 154 सब सेक्शन 3, सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 जो 154 की क्या बोलता है? अगर आप नाराज है किसी पुलिस ऑफिसर से जिसने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया है तो आपको 154 सब सेक्शन 3 के माध्यम से डीसीपी को मिलना है। मगर हमारे डीसीपी कैसे काम करते हैं आपको सभी को पता है। तो आपको ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर, ये कंप्लीट करने के बाद अब दो तरीका बचता है। आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना और ये जो गद्दार या नॉन कॉपरेटिव या नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स है उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन करना। ये दो तरीका आपके पास। अब जिस पुलिस ऑफिसर, जिस डीसीपी ने ये काम नहीं किया है तो ये सेक्शन लिख लीजिए, आईपीसी सेक्शन 166 सबसेक्शन ए सबसेक्शन बी, आईपीसी सेक्शन 166 ए एंड सबसेक्शन बी। उसमें ये कहा गया है कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं किया और जिसके वजह से किसी को भी एडवांस होता है, प्रेजुडाइज होता है तो ये गुनाह होता है और इसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। वापस बोलता हूं, क्या बोला मैं? वापस बोलिए। 166 की अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए आपको सैंक्शन की जरूरत नहीं है। तो आप महीने भर के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑफिसर के खिलाफ और डीसीपी के खिलाफ, अगर आपको चाहिए तो एडिशनल सीपी के खिलाफ उनको भी लेटर लिखिए। वो नहीं लिखते हैं तो इनसबऑर्डिनेट पे एक्शन लीजिए करके तीनों को आरोपी बनाइए और बाकी आरोपी को छोड़ दो। हमको अब जो आरोपी को बचाने वाला है ये आरोपी से भी खतरनाक होता है, इसलिए हमको जो आरोपी को बचाता है उसके पीछे लड़ना है। जिस दिन अपने सही काम करेंगे आपको पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको म्यूनसिपैलिटी में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वो काम नहीं करते। अगर वो काम करते तो आप म्यूनसिपैलिटी में जाते नहीं। तो हमको उनको काम कैसे करवाने का ये तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा तरीका है कि आरोपी के पीछे लड़ना, जिसके खिलाफ आप एफआईआर रजिस्टर करना चाहते हो तो इमीडिएटली आप इसमें तो लगता नहीं जो आप 150 से भी कर सकते। अभी आप जब पुलिस स्टेशन में जाते हो तो पुलिस बोलता है इंक्वायरी चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। लिख लीजिए सर्कुलर, डीजी सर्कुलर 22/6/2012, डीजी का सर्कुलर है, डीजी ऑफ महाराष्ट्र का सर्कुलर है 22/6/2012। इसमें यह कहा गया है कि आप जो कंप्लेनेंट है उसको जो एक्चुअल पोजीशन है आपको दिखाना है, बताना है। तो इसके आगे आप किसी भी पुलिस ऑफिसर ने बोला कि भाई हमारे इंक्वायरी चल रही हम नहीं बता सकते तो ये सर्कुलर की कॉपी लेके जाओ, उसे सामने रखो, बोला आपको दिखाना है। दूसरी बात वो बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या चालू नहीं, इंक्वायरी चालू है, वो बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं। आईटीआई में जो इन्वेस्टिगेशन का लिखा है वो एफआईआर होने के बाद होता है। अगर हमारे पुलिस ऑफिसर एफआईआर किए बगैर इंक्वायरी करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन का नाम देते हैं तो उनको मुझे एफआईआर का कॉपी बताओ, बाद में इन्वेस्टिगेशन का बात करो, अभी आप इंक्वायरी करो। अब सेक्शन लिखिए 2G सीआरपीसी। 2G सीआरपीसी क्या बोलता है कि इंक्वायरी करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। इंक्वायरी करने का अधिकार किसको है? पुलिस को है?
नहीं करते उसके खिलाफ 166 AB में जाओगे? आप पीछे तो नहीं हटोगे? जिस दिन 100 FIR हो जाएंगे पुलिस अपने आप काम करेगी। आप चाहते हो कि हमारे सब बाकी जिसमें लड़ने का दम नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको बचाने के लिए हम हमारी आहुति दोगे? चाहे हमारे पे केस हो, हमारे पे जेल में डालो। अरे 50-100 लोग हैं, 50-100 लोगों से अगर 10-11 करोड़ का फायदा होता है तो हमारी जान की क्या कीमत है? तो आप लड़ोगे? आप हर पुलिस ऑफिसर जो FIR रजिस्टर नहीं करता है उसके खिलाफ 166 AB के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओगे? आपको हर चीज का फॉर्मेट हमारे वेबसाइट में है और हमारे जो लोखंडे साहब है वो बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत, मैं उनसे बहुत कुछ सीख लेता हूँ। तो आप उनके गाइडेंस लीजिए, आपको किसी भी तरह से कोई भी तरह से कोई हाथ भी नहीं ला सकता है और आपकी जीत ये तय है। ये लोखंडे साहब का स्पेशलिटी है। फिर आपको पुलिस बोलता है, आप एंटी करप्शन में जाते हो या आप EOW में जाते हो, तो EOW क्या बोलता है? अरे ये तो पब्लिक सर्वेंट का है, इसको ACP में भेजता है। ACP क्या बोलता है? अरे ये तो IPC का है, तो इसको तो आपको इस तरह से क्या करते हैं? लगाते रहते हैं। तो अब सेक्शन लिख लीजिए 156 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। 156 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC, उसमें ये कहा जाता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं हो, तो भी आपको FIR रजिस्टर करना है और बाद में जो ज्यूरिडिक्शन है उसको भेजना है। सेक्शन 156 सबसेक्शन, अरे जोर से, जो ऐसा बोले तो मुझे नींद आती है। CRPC 156 सबसेक्शन 2 के तहत अगर पुलिस ऑफिसर को ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो भी वो FIR रजिस्टर करेगा और कंसर्न को भेजेगा। और ज्यादातर आप जब एंटी करप्शन में करते हो, तो मैंने एंटी करप्शन के काफी ऑफिसर्स पे कंप्लेन की है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, आप भी करिए, क्योंकि एंटी करप्शन में बहुत गंदी चीज चालू है। वो FIR नहीं करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसका सब एविडेंस मेरे पास है। तो आप डरिए मत, हमारा एंटी करप्शन से कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि एंटी करप्शन और अच्छी तरह से काम करे, हम उनको असिस्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से डिस्चार्ज करें। हमको कोई उनको बदनाम करने का नहीं, मगर आज एक अच्छे एंटी करप्शन के इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाता है क्योंकि कुछ ऑफिसर्स वहां के गंदे लोग हैं जो FIR नहीं करते और लोगों को तकलीफ देते। तो आपको पता चला कि आपका पुलिस स्टेशन कोई भी FIR रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते हैं। ऑन दी ग्राउंड्स की मेरी इंक्वायरी चालू है, ऑन दी ग्राउंड्स की मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। ये समझ में आया? अभी इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे? अब दूसरी बात यह है कि इन लोग हाई पावर कमेटी के पास भेजते हैं, SRA के पास भेजते हैं। मेरी 11/8/2023 को हियरिंग हुई और आज तक उन्होंने ऑर्डर नहीं पास किया है। मैंने उनको एंट्री चालू हो गया तो बोले कमलाकर शराब बोले, बोला सर मेरे साथ गौरव बोला और भी थे 2-3 लोग। तो मैंने उनको पूछा कि मैडम अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू आर कंडक्टिंग दिस हियरिंग? आप ये जो हियरिंग कर रहे हो बिल्कुल गलत है। आपको कानूनी तौर से कोई भी अधिकार हमको बुलाने का नहीं है और ना ही आपको कोई अधिकार किसी पुलिस ऑफिसर को आदेश देने का है। तो आपने ये कौन से अधिकार में मीटिंग बुलाए थे? और अगर आप इस बारे में ऑर्डर देते हो तो आपके खिलाफ 166, 167, 217, 218, 219, 409 के तहत मुझे आपके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करना। तो माननीय मैडम ने बोला कि मुझे ये पता नहीं था, मैं इसकी स्टडी करती हूँ। शी वॉज वेरी हम्बल, मुझे उनके बारे में कोई शिकायत नहीं। मगर इस तरह से अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ये सिस्टम जो है हर चीज गलत ही कर रहा है। मेरी कंप्लेंट 5 साल पहले की है, 5 साल पहले के बाद में अभी वो हियरिंग के लिए उसके बाद में ऑर्डर पास करेगी तो मतलब क्या? मतलब आपका तो अंदर ही क्या, आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो कंप्लेंट पॉलिसी है क्या है। तो इस तरह से हाई पावर कमेटी के पास अगर किसी की मैटर जाती है तो मेरे वेबसाइट पे सब एविडेंस है, उसको लीजिए, चैलेंज कीजिए। आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता है, आपको कोई धमका नहीं सकता है और वीडियो रिकॉर्डिंग ये आपका अधिकार है। आप एंट्री ही करते, कोई भी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में एंट्री करने के टाइम पे मोबाइल चालू करके जाइए, कोई रोक नहीं सकता है। तो उसके हर एक्सप्रेशन मोबाइल में कैद हो जाते हैं। तो क्या आपके साथ गलत बात कर सकता है?
कर सकता है? तो फिर कौन किससे डरेगा? आप उससे डरोगे या वो आपसे डरेगा? और हम क्या चाहते हैं? ये जो भ्रष्ट अधिकारी, हम ये नहीं चाहते कि हर अधिकारी हमसे डरे, हम खाली भ्रष्ट अधिकारी के दिल में खौफ पैदा करना चाहते हैं कि आपको कानून जैसा हमको जेल में जाना है वैसे आपको भी जाना पड़ेगा। ये जिस दिन हर पुलिस ऑफिसर को, हर पब्लिक सर्वेंट को पता चलेगा कि अब पब्लिक इतनी शांति हो चुकी है कि हमको जेल में डाल सकते हैं, तब ये देश सुधरेगा। और इसके लिए हम यहाँ आए। आता तुम्ही RTI मध्ये गेल्यावर ते म्हणतात की ह्या सेक्शन 2J च्या इट डज नॉट फिट इन दी सेक्शन 2J. तुम्हाला हे माहिती आहे का की RTIचं इन्फॉर्मेशन डिनाय करण्यासाठी फक्त 2 सेक्शन्स आहेत. माहिती आहे का तुम्हाला? 8 आणि 9 याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही कारणासाठी हे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन नाकारू शकत नाही. आलं का लक्षात? जोरात पाहिजे मला. आता तुम्हाला काय सांगतात की एक तुमचे मध्ये बसत नाही. तुम्ही प्रश्न उत्तर विचारले, तुमच्यासाठी माहितीसाठी सांगतो, तुम्ही प्रश्न विचारू शकता, पण विचारू. मी तुम्हाला ते पद्धत सांगतो कशी करायची. स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनरचे गाईडलाईन्स आहेत की भारतातली लोक ही अशिक्षित आहेत, त्यांना प्रश्न कसे मांडायचे हे कळत नाही, त्यामुळे ते प्रश्न अर्थात वापरतात, तर त्याला उत्तर देणं गरजेचं आहे. काय सांगितलं मी? प्रश्न उत्तर करून नकारलं तर ते माझं गाईडलाईन्स वापरा आणि ते नकारू शकत नाही. आता हे अडवण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी कन्फर्मेशन करायचं नसतं. तुम्ही काय म्हणणार? हे तुम्ही कसं केलं हा प्रश्न तुम्ही करता. उलट करा, तुम्ही कुठल्या कायद्याखाली केलं होतं तुम्ही तेच विचारता ना. तुम्ही हे कुठल्या कायद्याखाली केलं. आता त्यामध्ये हा सुद्धा प्रश्न आहे, मग घेऊन घ्या. सेक्शन 4(1)(b)(3) ब्रॅकेटमध्ये 3 ब्रॅकेटमध्ये 4 ब्रॅकेटमध्ये 5 हे मी काल CP सेंट्रल डिव्हिजनकडे बोललो. आज मी DCP झोन 3 ला प्रॉसिक्यूट करतोय. मी त्यांच्याकडे कंप्लेंट कालच फाईल केलेली आहे. त्यावेळी मी त्यांना सर्व सांगितलं की असं सेक्शन 4(1)(b) ब्रॅकेटमध्ये 3 ब्रॅकेटमध्ये 4 ब्रॅकेटमध्ये 5 याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे की प्रत्येक अधिकाऱ्याने डिसिजन कुठल्या आधाराने घेतलेला आहे हे त्यांनी सांगावं. प्रत्येक अधिकाऱ्याने डिसिजन घ्यायच्या काय स्टडी केलेली आहे हे त्यांनी सांगावं. प्रत्येक डिसिजन घेताना पब्लिक इंटरेस्ट काय आहे हे त्यांनी सांगावं. त्यांनी फंक्शन डिस्चार्ज करताना कुठल्या कुठल्या मुद्द्यावर त्यांनी अभ्यास केलेला आहे हे त्यांनी सांगावं. म्हणजेच काय, तुम्ही ही ऍक्शन थोडक्यात म्हणजे अडाणी भाषेत कसं म्हणायचं की तुम्ही हे कसं काय केलं. पण आपण काय विचारतो, सेक्शन 4(1)(a)(b) प्रमाणे तुम्ही कुठलं कायद्याने केला, कुठल्या रेग्युलेशननी केला, तोच प्रश्न विचारतो. फक्त ज्ञानाचा अभाव. त्याच्यानंतर ते म्हणतात की आपको पता है कि जो रिकॉर्ड में है वो देना है. गलत. ये सब मैंने परसों एडिशनल CP सेंट्रल जेल से आर्ग्यू किया. मैंने उनको सब सेक्शन वाइज बताया. क्या बोलता है की एनी इन्फॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, तुमचे काय म्हणतो कुठली इन्फॉर्मेशन कुठल्याही पद्धतीने तिथे प्रश्न उत्तर हे नाही विचारायचं ते नाही विचारायचं असं म्हटलेलं नाही. त्याच्यानंतर 2H आता बरोबर सेक्शन आठवतो तुला, त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय, द इन्फॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय यू अँड विच इज इन कंट्रोल ऑफ यू. आता सेक्शन कुठलं आहे, इट इज हेल्ड बाय यू, इट इज कंट्रोल ऑफ यू. बरोबर. 4(1)(b)(3)(4) केल्यानंतर कुठल्या रेग्युलेशन खाली केला तो लिंक होतो. त्यामुळे तुम्ही प्रश्न विचारू शकता फक्त कन्फ्रंटेशन. कारण तुम्ही माझ्या एवढं आर्ग्यू करू शकणार नाही आता नवीन आहे. त्यामुळे कन्फ्रंटेशन मोडमध्ये न जाता तुमची क्वेश्चन असे फ्रेम करा, 4(1)(b)(3)(4) वाचा आणि त्याप्रमाणे तुमचं क्वेश्चन फ्रेम करा जेणेकरून त्याला उत्तर देता येणार नाही. त्याच्यानंतर तुम्ही 4(1)(b)(7) प्रमाणे कुठल्याही अधिकाऱ्याला देऊ शकता की तुमचे ग्रीव्हन्सेस काय नाही, त्यांनी हे भेटलंच पाहिजे. आणि हे सर्व मॅन्डेटरी ड्युटीज ऑफ द पब्लिक सर्वंट आहे. हा मॅन्डेटरी आहे. त्यांना इफ मे असं नाही, शाल म्हणजे केलंच पाहिजे. मे म्हणजे डिस्क्रिप्शन. हे 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. कायद्यात मे म्हटलं ना मग त्या अधिकाऱ्यांचा डिस्क्रिप्शन येतो. शाल म्हटलं की त्याला डिस्क्रिप्शन नसतं. त्याच्यानंतर त्यांनी जर इन्फॉर्मेशन डिनाय केली तर सर्वात चांगलं कुठलंही इन्फॉर्मेशन ते पार्लमेंटला दाखवू शकत नाही किंवा लेजिस्लेटरला दाखवू शकत नाही, ते तुम्हाला दाखवू शकत नाही. पण त्यांना सांगायचं तुमच्या ऑर्डरमध्ये हे लिहा की तुम्ही पार्लमेंटला आणि लेजिस्लेटरला दाखवू शकत नाही.
सेक्शन 8G. आता एकदम महत्वाचं एव्हिडन्स गोळा करायचं तुम्हाला. सेक्शन 7 ब्रॅकेटमध्ये लिहा. 7 सबसेक्शन A सबसेक्शन 1. 7 ब्रॅकेटमध्ये 8 ब्रॅकेटमध्ये छोटा 1. मतलब 7 सबसेक्शन A सबसेक्शन 1 RTI की प्रत्येक पीआयओनी तुम्हाला दाखवण्याचं कारण दिलं पाहिजे. आता ते तुम्हाला काय म्हणतात, मी तुम्हाला ह्या कारणाने नाकार. कारण नाही, ते कारणला जस्टिफिकेशन काय ते सांगा. त्या कारणामध्ये माझं इन्फॉर्मेशन कसं बसतं हे जस्टिफिकेशन द्या. आता तुम्ही एखाद्याला विचारा, आता कालची माझी गोष्ट सांगतो. इसके डिपार्टमेंटवर मोठा फ्रॉड चालू आहे, 50,000 कोटीचा मी आता एक्सपोज करतोय. त्याच्यामध्ये बीएमसीच्या इस्टेट डिपार्टमेंटनी शेकडो किंवा हजारो प्लॉट्स मार्केट व्हॅल्यू पेक्षा 80% दिलेला आहे. आणि हे जे आहे ते कायद्याच्या विरुद्ध आहे. कारण बीएमसीचं सेक्शन 92 CC म्हणते की मार्केट व्हॅल्यू पेक्षा खाली देऊ शकत नाही. पण मी RTI टाकलं आणि त्यांनी मला उत्तर दिलं की हे मोठं काम आहे, आमचं रिसोर्सेस हे होतात. मी त्यांना पहिले माझे मित्रच आहे त्यामुळे त्यांना SMS व्हॉट्सअप पाठवलं की मी तुमच्यावर फौजदारी घटना करणार आहे की सेक्शन 8-9 ऑफ पब्लिक रेकॉर्ड आहे, मी तुम्हाला प्रॉसिक्यूट करणार. कारण ही पब्लिक मालमत्ता आहे. ती पब्लिक मालमत्ताचे पैसे आले की नाही ह्याचा जर तुम्ही रेकॉर्ड मेंटेन करत नसाल तर तुम्ही फ्रॉडला फॅसिलिटेट करता आणि फ्रॉडुलेंट ऍक्शनला तुम्ही मदत करता. तुम्ही तुमच्यात का कारवाई करू नये हे मी त्यांना सांगितलं. ते म्हणाले नाही शिवराजन, मी तुम्हाला हे आम्ही रेकॉर्ड मेंटेन केलेलं नाही असं देतो. पण ठीक म्हणजे तुमची मोकळी झाली, कारण ते आत्ताच अगोदरच्या लोकांना पण हेच जर त्यांनी दिलं असतं की अवलंबन नाही तर मी त्यांच्यावरच डिस्ट्रक्शन ऑफ एव्हिडन्सचं हे केलं असतं. एक लक्षात ठेवा की कुठलंही जिथे नुकसान होतो आणि ते म्हणत असतील की आम्ही हा रेकॉर्ड मेंटेन केलेला नाही, एकदम छान. 166, 167, 217, 218, 409 पब्लिक रेकॉर्डचं 8 आणि 9 एवढं सेक्शन लक्षात ठेवा आणि प्रॉसिक्युशनला स्टार्ट. असे जर तुम्ही 100 लोकांनी केलं तर कोण म्हणणार आहे की माझ्याकडे नाहीये म्हणून. प्रत्येक 55 वर्षाच्या वरील माणसांना हात जोडून विनंती आहे की या देशाने या मुंबईने मला भरपूर दिल्या त्यामुळे तुम्ही एवढं सुखात येऊ शकता. आता आपलं कर्तव्य आहे की जे काय मुंबईने आणि महाराष्ट्राने आम्हाला दिलेलं आहे ते परत करण्याची टाइम आलेली आहे. मी असं म्हणत नाही घरबार विकून तुम्ही द्या, पण तुमच्या आयुष्यातले 10% टाइम आणि 10% तुम्ही जे आता कमवतात, तुमचे मुलं बाळा सर्व आता सिक्युअर झालेले आहेत, लग्न म्हणून पुढे झाले. आता तुमच्या आयुष्याचं मुंबईला ज्या आमच्या आई वडिलांनी झाडं लावलेली फळं आम्ही खातोय आणि आम्ही त्या फळाचा नाश करतोय, आम्ही कारणीभूत आहोत त्यासाठी. त्यामुळे तुम्हाला सर्वांना माझी विनंती आहे की तुम्ही 55 वर्षाचे वरील जे लोक आहेत त्यांनी आयुष्यात तुमचे समजा तुम्ही 50,000 कमवत असाल ते महिन्याचे 2 ते 3,000 रुपये बाजूला काढून ठेवा आणि जे आमच्यासारखे गरजारी लोक आहेत त्यांना मदत करा. लोकांची संख्या आहे त्यांना मदत करा, पुढले सारखे आहे त्यांना मदत करा. कारण आम्ही पैशाने कमी पडतो म्हणून आम्हाला पाणी यायला लागतं. आणि तसेच जे आमचे युवा आहेत त्यांना फक्त दिवसाचे 10 रुपये लागतात. अहो तुम्ही बायकोला घेऊन फिरायला जेवायला जाता तर 5,000 रुपये जेवायला खर्च करता, पिकनिकला झाला तर 50,000 लाख रुपये आठवड्याला खर्च करता. तर दिवसाचे 10 रुपये जर तुम्ही खर्च करत नसाल तर तुमच्यासारखा देशद्रोही कोण? दिवसाला 10 रुपये 40 वर्षाचा तुमचा लाईफ 2 लाख रुपये झाले. 2 लाख रुपये प्रत्येक माणसाने जर करत माणसाला प्रॉसिक्यूट करण्यासाठी ठेवलं तर काय होणार मुंबईचं, काय होणार महाराष्ट्राचं? तुम्ही कराल का? तुम्ही पैशासाठी पाठी याल का? आज पैशाशिवाय आम्ही लढू शकत नाही, हे खरी गोष्ट आहे. त्यामुळे प्रत्येक माणसाने आपल्या आपल्या परीने कुठे ना कुठे डोनेशन नाही दिलं तर आम्ही कुठेतरी हरणार, आम्ही कुठेतरी थकणार आहोत. कारण कुठेही गेलं तर शेवटी पैशाशिवाय झेरॉक्स होऊ शकत नाही, पैशाशिवाय येडदाणा होऊ शकत नाही, पैशाशिवाय फायरिंग होऊ शकत नाही. तर माझी नम्र विनंती आहे की प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यातले काही पुंजी या महाराष्ट्रासाठी आणि या मुंबईसाठी जर नाही केलं तर तुम्ही सर्व देशद्रोही आहात आणि तुम्ही मग पब्लिक सर्वंटला जे नालायक आहेत म्हणणं तुम्हाला अधिकार बिलकुल नाहीये. तर मी सर्वांना विनंती करतो की या मुंबईसाठी आज जर आपण नाही वाचलो तर पुढच्या पिढीत असा एकही माणूस नाही राहणार. आज सुदैवाने आमच्यासारखी माणसं आहेत की आम्हाला कायद्याचंही नॉलेज आहे, सिव्हिल लॉ आहे, क्रिमिनल लॉ आहे, भीती नाही आणि आम्हाला पैशाने कोण देऊ सुद्धा विकत घेऊ शकत. अशी माणसं मिळणं फार कठीण आहे. त्यावेळी तुम्ही जर आम्हाला साथ दिला तर आम्ही हा सिस्टमच बदली करू आणि या सिस्टम बदली केल्यानंतर तुम्ही मला 40 वर्ष जगायचे पुढे 50 वर्ष जगायचे ते 5-10 वर्षात निघून जाईल.
तुमच्या मुलांची अवस्था काय? 50 भाड्याची बिल्डिंग आहे, शाळा नाही, कॉलेज नाही, हॉस्पिटल आहे, तुमची मुलं रस्त्यावर भीक मागणार, टपोरीगिरी करणार. यासाठी तुम्ही हे 10 रुपये जे जमवता ना, ते माझ्यासाठी नाही, मुंबईसाठी नाही, स्वतःच्या मुलासाठी आहे, हेही लक्षात ठेवा. धन्यवाद. थँक्यू सो मच.